गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है उपसय संयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा उपसय संयोजन यौगिकों का संयोजकता आबंध सिद्धांत, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। देखो, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के द्वारा उपसय संयोजन यौगिकों के रंगों की व्याख्या नहीं की जा सकी और न ही संयोजकता आबंध सिद्धांत जो प्रबल लिगैंड और दुर्बल लिगैंड होते हैं उनके मध्य विभेद करता, उनमें कोई अंतर नहीं करता वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। तो इन कमियों को इस क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के द्वारा दूर किया गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक का नाम है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और इसको संक्षेप में कहते हैं इसको CFT। यह सिद्धांत एक स्थिर वैद्युत मॉडल है, स्थिर वैद्युत मॉडल, इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है, जिसके अनुसार धातु लिगैंड आबंध पूर्ण रूप से आयनिक होते हैं। धातु लिगैंड आबंध पूर्ण रूप से आयनिक होते हैं और धातु और लिगैंड परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों के द्वारा वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस सिद्धांत में ऋणावेशित लिगैंडों को, इस सिद्धांत में जो ऋणावेशित लिगैंड होते हैं, लिगैंड वे अणु या आयन होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को घेरे रहते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार ऋणावेशित लिगैंडों को बिंदु आवेश के रूप में माना गया है। ऋणावेशित लिगैंडों को बिंदु आवेश के रूप में माना गया है और जो उदासीन लिगैंड होते हैं, उदासीन लिगैंड जैसे अमोनिया, जैसे H2O, उदासीन लिगैंडों को बिंदु द्विध्रुव के रूप में माना गया है, बिंदु द्विध्रुव के रूप में माना गया है। अब आगे बढ़ते हैं। किसी विलगित गैसीय धातु परमाणु या आयन में 5d कक्षकों की ऊर्जाएं बराबर होती है। किसी विलगित गैसीय धातु परमाणु या आयन में, विलगित गैसीय धातु परमाणु या आयन जो ऊष्मा का ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करता है ना ऊष्मा देता ना ऊष्मा लेता। तो किसी विलगित गैसीय धातु परमाणु या आयन में 5d कक्षकों की ऊर्जाएं बराबर होती हैं। जो d उपकोष होता है ना, d उपकोष में 5 ऑर्बिटल होते हैं जिनकी ऊर्जाएं बराबर होती है। अर्थात ये जो समान ऊर्जा के d कक्षक होते हैं ये अपभ्रष्ट अवस्था में रहते हैं। अपभ्रष्ट अवस्था, 5d ऑर्बिटलों की समान ऊर्जा की अवस्था कहलाती है अपभ्रष्ट अवस्था। डिजेनरेट अवस्था में रहते हैं ये, और इसको अपभ्रंश अवस्था भी कहते हैं। अपभ्रंश अवस्था भी इसको कहते हैं। किसी विलगित गैसीय धातु परमाणु या आयन में ये क्या है, 5d कक्षक। किसी गैसीय धातु परमाणु या आयन में 5d ऑर्बिटलों की ऊर्जाएं बराबर होती है, अर्थात वो अपभ्रष्ट अवस्था में रहते हैं। और ये अपभ्रष्ट अवस्था
तब तक बनी रहती है जब तक धातु परमाणु या आयन के चारों ओर ऋणावेशों का एक गोलीयतः सममित क्षेत्र और इसे बोलते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड होता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि किसी विलगित गैस या धातु परमाणु या आयन में 5d ऑर्बिटलों की ऊर्जाएं बराबर होती है, और अर्थात 5d ऑर्बिटल वो अपभ्रष्ट अवस्था में रहते हैं, डीजेनरेट स्टेट में वो रहते हैं। 5d ऑर्बिटलों की समान ऊर्जा की अवस्था कहलाती है अपभ्रष्ट अवस्था। और ये अपभ्रष्ट अवस्था धातु परमाणु या आयन में 5d ऑर्बिटलों की अपभ्रष्ट अवस्था तब तक बनी रहती है जब तक धातु परमाणु या आयन के चारों ओर ऋणावेशों का एक गोलीयतः सममित क्षेत्र रहता है। जब संकुलों में ऋणावेशित क्षेत्र लिगैंड के द्वारा उत्पन्न होता है, तो ये जो 5d ऑर्बिटलों की अपभ्रष्ट अवस्था है ये समाप्त हो जाती है, और ये जो समान ऊर्जा के d ऑर्बिटल हैं ये असमान ऊर्जा के कक्षकों के समुच्चयों में, सेट में ये विपाटित हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। इसी को कहते हैं d ऑर्बिटलों का विपाटन, या इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड विपाटन। जो क्रिस्टल फील्ड विपाटन होता है, स्प्लिटिंग होती है, वो क्रिस्टल फील्ड की नेचर पर निर्भर करता है। जो डी कक्षकों का विपाटन होता है ना, विपाटन किस प्रकार से होता है वो क्रिस्टल फील्ड की नेचर पर निर्भर करता है। मतलब जो धातु परमाणु या आयन होता है ना, उसके चारों ओर किस प्रकार का क्रिस्टल फील्ड है, अष्टफलकीय क्रिस्टल फील्ड है या चतुष्फलकीय क्रिस्टल फील्ड है, उसी के अनुसार डी कक्षकों का विपाटन होता है। तो अब हम देखते हैं कि अष्टफलकीय उपसह संयोजन सत्ता में क्रिस्टल फील्ड विपाटन किस प्रकार से होता है, यानी कि डी कक्षक किस प्रकार से विपाटित होते हैं। देखो, मैंने आपको अभी बताया कि जो समान ऊर्जा के ये जो 5d कक्षक होते हैं ना, इनकी अपभ्रष्ट अवस्था तब तक बनी रहती है जब तक धातु परमाणु या आयन के चारों ओर ऋणावेशों का एक स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड होता है। स्फेरिकली गोलीयतः सममित क्षेत्र होता है। देखो, मान लो ये एक धातु परमाणु या आयन है और इसके चारों ओर ये ऋणावेशों का एक स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड है। स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड होता है कि इस धातु परमाणु या आयन के आप किसी भी दिशा में जाओ, प्रत्येक इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाइए, इधर जाइए, किसी भी दिशा में जाइए, प्रत्येक स्थान पर जो ऋणावेशों का जो घनत्व होता है, ऋणावेशित क्षेत्र का जो घनत्व होता है ना, वो समान होता है। तो इस प्रकार का जो क्षेत्र होता है वो होता है स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड। ये अपभ्रष्ट अवस्था तब तक बनी रहती है, मतलब इसी स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड में जो समान ऊर्जा के कक्षक होते हैं ना, वो इसी रूप में रहते हैं। और जब ये क्षेत्र असममित हो जाता है तो इनकी अपभ्रष्टता समाप्त हो जाती है और ये असमान ऊर्जा के कक्षकों के समुच्चयों में ये डी ऑर्बिटल विपाटित हो जाते हैं, है ना। आगे पढ़ेंगे इसको।
विपाटित होते हैं किस प्रकार से, देखो जैसे ये 5 ऑर्बिटल है और ये विपाटित हो जाते हैं इस प्रकार से कक्षकों के समूह में। मान लीजिए ये 3 कक्षक, इनकी ऊर्जा अधिक है, ये 2 कक्षक, इनकी ऊर्जा कम है, इस प्रकार से। तो इनकी अपभ्रष्टता समाप्त हो जाती है जब संकुलों में जो ऋणावेशित क्षेत्र होता है वो लिगैंड के द्वारा उत्पन्न होता है, तो ये असममित क्षेत्र उत्पन्न होता है लिगैंड के द्वारा। तो अब हम पढ़ते हैं कि जो अष्टफलकीय उपसह संयोजन सत्ता है उसमें क्रिस्टल फील्ड विपाटन या जो डी कक्षकों का जो विपाटन होता है वो किस प्रकार से होता है। समान ऊर्जा के डी कक्षकों का विपाटन क्रिस्टल फील्ड की नेचर पर, प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्थात क्रिस्टल फील्ड जो है वो अष्टफलकीय है या चतुष्फलकीय है या वर्ग समतलीय है, इस पर जो समान ऊर्जा के डी ऑर्बिटलों का विपाटन होता है वो निर्भर करता है। अब पहले देखते हैं अष्टफलकीय उपसह संयोजन सत्ता कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्रिस्टल फील्ड विपाटन, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, स्प्लिटिंग, मतलब अष्टफलकीय उपसह संयोजन सत्ता में डी ऑर्बिटलों का विपाटन किस प्रकार से होता है। देखो जो अष्टफलकीय यौगिक होते हैं, अष्टफलकीय यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन 6 लिगेंड्स के द्वारा घिरा होता है। देखो इस प्रकार से ये मेटल एटम और आयन है, ये 6 लिगेंड के द्वारा घिरा होता है। ये एक्स अक्ष मानिए, ये वाई अक्ष मानिए, ये जेड अक्ष मानिए, है ना। तो जो लिगेंड होते हैं ना वो 2 लिगेंड एक्स अक्ष पर होते हैं इस प्रकार से, है ना, और 2 लिगेंड जो होते हैं वाई अक्ष पर होते हैं इस प्रकार से, और 2 लिगेंड जेड अक्ष पर होते हैं इस प्रकार से। तो जो अष्टफलकीय उपसह संयोजन यौगिक होते हैं उनमें जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है वो 6 लिगेंड के द्वारा घिरा होता है, और ये जो लिगेंड होते हैं ये एक्स वाई जो जेड एक्सिस होती है ना उस पर स्थित होते हैं, अक्ष के अनुदिश होते हैं, अलोंग द एक्सिस ये स्थित होते हैं। और ये जो एक्सिस होती है ना ये एक दूसरे के लंबवत होती है। देखो एक्स वाई जेड एक्सिस किस प्रकार से होती है, देखो मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है ना, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये एक्स वाई अक्ष जो होती है ना ये एक दूसरे के लंबवत होती है ना, एक दूसरे के देखो 90 डिग्री के एंगल पर होती है। और जो जेड अक्ष होती है तीनों अक्ष इस प्रकार से एक दूसरे के लंबवत होती है, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होती है ना। तो जो एक्स वाई जेड एक्सिस होती है ना ये ध्यान रखो ये एक दूसरे के 90 डिग्री पर होती है, एक दूसरे के लंबवत होती है। और जो लिगेंड होते हैं ना वो एक्स 2 लिगेंड एक्स अक्ष पर होते हैं, 2 लिगेंड वाई अक्ष पर होते हैं और 2 लिगेंड जेड अक्ष पर होते हैं। तो अष्टफलकीय उपसह संयोजन सत्ता में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जो होता है ना वो 6 लिगेंड के द्वारा घिरा होता है। उपसह संयोजन सत्ता में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों, डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों और लिगेंडों के इलेक्ट्रॉनों के बीच
लिगेंडों के इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण होता है, रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण रिपल्शन होता है। देखो अब तक आपको ये बताया कि जो अष्टफलकीय यौगिक होते हैं, अष्टफलकीय यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जो होता है ना, वो 6 लिगेंड के द्वारा घिरा होता है। और उप सहसंयोजन सत्ता में जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन 6 लिगेंड के द्वारा घिरा होता है, उस उप सहसंयोजन सत्ता में धातु परमाणु या आयन के डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों और लिगेंडों के इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण होता है। जब धातु का डी कक्षक लिगेंड से दूर न होकर सीधा निर्दिष्ट होता है, मतलब सीधा सामने की ओर होता है, तो प्रतिकर्षण अधिक होता है, देखो धातु के डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों और लिगेंडों के इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण होता है। और जब धातु का डी कक्षक लिगेंड से दूर न होकर सीधा निर्दिष्ट होता है, तो प्रतिकर्षण अधिक होता है। मतलब धातु का जो डी कक्षक होता है ना, उसका लोब जो होता है, डी कक्षक की लोब जो होती है ना, वो लिगेंड के ठीक सामने होती है, तो प्रतिकर्षण अधिक होता है। देखो जो डी कक्षक होते हैं, डी कक्षक 5 प्रकार के होते हैं, है ना। डी कक्षक 5 प्रकार के होते हैं, dx² - y², एक होता है dz², और एक होता है dxy, dyz, और एक होता है dxz। तो जो 5 डी ऑर्बिटल होते हैं ना, वो डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। देखो ये जो dx² - y² और ये dz² ऑर्बिटल होते हैं ना, इनकी जो लोब होती है वो अक्ष के अनुदिश होती है, अलोंग द एक्सिस इनकी लोब होती है ना। इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। देखो मान लीजिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो जो इनकी लोब होती है, इसकी लोब जो होती है ना, इसकी लोब x अक्ष पर होती है, dx², और एक लोब इस प्रकार से y अक्ष के अनुदिश होती है। तो जो ये जो dx² - y² ऑर्बिटल होता है, इसकी जो लोब होती है ना, वो x और y एक्सिस पर होती है। और ये जो dz ऑर्बिटल होता है, dz² जो ऑर्बिटल होता है, इसकी लोब जो होती है ना, वो z जो अक्ष है उसके अनुदिश होती है। अब z अक्ष के अनुदिश होती है। इस प्रकार से अगर इसको आप z अक्ष माने, तो ये dz² ऑर्बिटल इस प्रकार से होता है। मतलब जो लोब होती है ना, वो z अक्ष पर होती है, और ये जो dx² - y² ऑर्बिटल होता है, इसकी लोब जो होती है ना, वो x और ये जो y अक्ष है इस पर होती है, इन अक्षों पर होती है। जबकि ये जो dxy, dyz, dxz ऑर्बिटल होते हैं, इनकी जो लोब होती है वो
एक्स वाई और जेड अक्षों के मध्य होती है ना। देखो इस प्रकार से समझ सकते हैं, मान लो ये दो अक्ष है, अक्षों के मध्य होती है लोब, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से होती है। तो देखो इसको इस प्रकार से समझते हैं। देखो ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है, डी जेड ऑर्बिटल है, इसकी ज्यामिति को यहां से समझते हैं। देखो इसकी जो ये लोब होती है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल की, इसकी लोब जो होती है ना अक्षों के अनुदिश होती है, मतलब अक्षों पर होती है। जैसे मान लो एक्स अक्ष है, इसकी एक लोब इस एक्स अक्ष पर होगी, है ना, और एक लोब इस वाई अक्ष पर होगी। मान लो इसको वाई अक्ष मान लो, तो एक लोब इस वाई अक्ष पर होगी, एक लोब वाई अक्ष पर होगी, एक लोब एक्स अक्ष पर होगी। और ये जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है, इसकी जो लोब है ये जेड अक्ष पर होगी। जैसे मान लो अगर इसको जेड अक्ष माने तो इसकी लोब जो है ना वो जेड अक्ष पर होती है, जेड अक्ष पर होती है। और ये जो बाकी के डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड ऑर्बिटल है ना, इनकी जो ये लोब होती है ना ये अक्षों के बीच में होती है, अक्षों पर ना होकर के अक्षों के बीच में, समझ रहे, ये यहाँ है ना, ये यहाँ अक्षों के बीच में होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी के अनुसार जो है ना डी ऑर्बिटलों का विपाटन इसी के अनुसार होता है। ये जो डी ऑर्बिटल है इनकी ज्यामिति के अनुसार, तो जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल होता है, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल होता है, इनकी लोब जो होती है ना वो ये जो अक्ष है इन पर होती है। और ये जो ऑर्बिटल डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड ऑर्बिटल है, इनकी लोब अक्षों पर न होकर के उनके बीच में होती है। अब तक मैंने आपको ये बताया है कि जो अष्टफलकीय उपसह संयोजन यौगिक होते हैं उनमें जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है वो 6 लिगैंड के द्वारा घिरा होता है। और अष्टफलकीय उपसह संयोजन सत्ता में धातु के डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों और लिगैंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण होता है। और जब धातु का डी कक्षक लिगैंड से दूर न होकर के सीधा निर्दिष्ट होता है, सामने की ओर होता है, तो प्रतिकर्षण अधिक होता है। इस प्रकार ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर कक्षक जो लिगैंड की दिशा वाले अक्ष पर होते हैं ये अधिक प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि एक अष्टफलकीय उपसह संयोजन सत्ता में धातु के डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों और लिगैंडों के इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण होता है। और जब धातु का डी कक्षक लिगैंड से दूर न होकर के सीधा निर्दिष्ट होता है, मतलब सामने की ओर होता है, तो प्रतिकर्षण अधिक होता है। इस प्रकार डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जो लिगैंड की दिशा वाले अक्षों पर है अधिक प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं। 5 ऑर्बिटलों में से ये जो 2 ऑर्बिटल हैं ये ज्यादा प्रतिकर्षण महसूस करते हैं, क्योंकि जो इनकी लोब होती है ना वो अक्षों पर होती है, तो ये ऑर्बिटल ज्यादा प्रतिकर्षण फील करते हैं तथा इनकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। क्योंकि इनकी लोब अक्षों पर होती है तो ये 2 ऑर्बिटल, 2 डी ऑर्बिटल ये ज्यादा प्रतिकर्षण महसूस करते हैं और इनकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। एवं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड कक्षक जो अक्षों के मध्य निर्दिष्ट होते हैं की ऊर्जा
गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र की औसत ऊर्जा की तुलना में घट जाती है। जो ये dxy और dyz और dxz ऑर्बिटल होते हैं ना, क्योंकि इनकी लोब जो होती है ना, मैंने आपको बताया कि अक्षों के बीच में होती है, तो ये इस वजह से ये प्रतिकर्षण जो है ना वो कम महसूस करते हैं। कक्षक, ये जो तीनों कक्षक होते हैं जो अक्षों के मध्य निर्दिष्ट होते हैं कि ऊर्जा गोलीय क्रिस्टल फील्ड की औसत ऊर्जा की तुलना में घट जाती है ना, ये कम प्रतिकर्षण महसूस करते हैं। इस प्रकार अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स में, संकुल में लिगैंड इलेक्ट्रॉन और धातु इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षणों के कारण डी कक्षकों की अपभ्रष्टता समाप्त हो जाती है। डी कक्षकों की अपभ्रष्टता का मतलब जो समान ऊर्जा के 5 डी ऑर्बिटल होते हैं ना, अब वो उनकी ऊर्जा में भिन्नता हो जाती है। उनमें से 5 में से 2 डी ऑर्बिटलों की ऊर्जा बढ़ जाती है और 3 डी ऑर्बिटलों की ऊर्जा घट जाती है। और 3 निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षकों तथा 2 उच्च ऊर्जा वाले EG कक्षकों के 2 सेट बनते हैं। इस प्रकार देखो, अष्टफलकीय उपसह संयोजन सत्ता में जब 6 लिगेंड जो है ना वो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के चारों ओर स्थित होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के वो नजदीक आते हैं ना, तो उसकी वजह से जो डी ऑर्बिटल होते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, क्योंकि इनकी जो लोब होती है वो अक्षों पर होती है, तो ये ऑर्बिटल ज़्यादा प्रतिकर्षण महसूस करते हैं। और जो बाकी के 3 ऑर्बिटल है इनकी लोब अक्षों के बीच में होती है, तो इनकी जो ऊर्जा है वो गोलीय क्रिस्टल फील्ड की औसत ऊर्जा की तुलना में घट जाती है। तो इस प्रकार से कक्षकों के 2 सेट बन जाते हैं। उनमें 2 ऑर्बिटलों की ऊर्जाएं जो होती है वो अधिक होती है और 3 ऑर्बिटलों की ऊर्जाएं कम होती है। अष्टफलकीय संकुल में लिगेंड इलेक्ट्रॉन और धातु इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण डी कक्षकों की अपभ्रष्टता समाप्त हो जाती है और 3 निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षकों और 2 उच्च ऊर्जा वाले EG कक्षकों के 2 सेट बनते हैं। इस प्रकार समान ऊर्जा वाले डी कक्षकों का लिगेंडों की निश्चित ज्यामिति में उपस्थिति से 2 समुच्चयों में विपाटन क्रिस्टल फील्ड विपाटन कहलाता है। देखो, मुक्त धातु आयन में समान ऊर्जा के 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। जो डी उपकोष होता है ना, डी उपकोष में समान ऊर्जा के 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, ये दिखाए गए हैं। इनकी ऊर्जाएं जो होती है ना वो बराबर होती हैं, अर्थात ये अपभ्रष्ट अवस्था में होते हैं। अपभ्रष्ट अवस्था में जो समान ऊर्जा के 5 डी ऑर्बिटल होते हैं ना, उनकी अवस्था को कहते हैं अपभ्रष्ट अवस्था। जब डी कोष के 5 डी ऑर्बिटलों की ऊर्जाएं बराबर होती है तो वे अपभ्रष्ट अवस्था में कहलाते हैं, डिजेनरेट ऑर्बिटल कहलाते हैं। और इन डी ऑर्बिटलों की ये अपभ्रष्ट अवस्था तब तक बनी रहती है जब तक इनके चारों ओर
ऋणावेशों का एक गोलीयतः सममित क्षेत्र रहता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड रहता है। देखो मान लीजिए ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है ना, और ये एक गोलीयतः सममित ऋणावेशित गोलीयतः सममित क्षेत्र में ये रखा हुआ है। तो इसमें इस धातु परमाणु या आयन में जो डी ऑर्बिटल होते हैं उनकी ऊर्जाएं जो होती है वो बराबर होती है। देखो जो अष्टफलकीय यौगिक होते हैं, अष्टफलकीय यौगिकों में जो धातु परमाणु या आयन होता है ना, वो 6 लिगैंड के द्वारा घिरा होता है। 6 लिगैंड जो है एक्स वाई जेड अक्षों के अनुरूप आकर के, एक्स वाई जेड अक्षों के अनुरूप आकर के वो लिगैंड को घेरते हैं। तो जब यौगिक का निर्माण होता है तो लिगैंड मेटल आयन के पास में आते हैं। तो जो मेटल आयन होता है उसके पास अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिगैंड के पास में अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। तो जब लिगैंड एक्स वाई जेड अक्षों पर आकर के लिगैंड को घेरते हैं तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। लिगैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो धातु परमाणु या आयन के अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ये लिगैंड इसके पास आते हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बढ़ता है, रिपल्सन बढ़ता है। तो ये जो 5 डी ऑर्बिटल होते हैं इनकी जो ऊर्जा होती है ना वो बढ़ जाती है। गोलीय क्रिस्टल फील्ड में डी कक्षकों की औसत ऊर्जा प्रतिकर्षण के कारण इस आयन में जो ये समान ऊर्जा के कक्षक है ना, इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। जब लिगैंड मेटल आयन के और नजदीक आते हैं तो ये जो डी ऑर्बिटल होते हैं इनका विपाटन हो जाता है। विपाटन किस प्रकार से होता है? देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जो डी जेड स्क्वायर, ये जो ऑर्बिटल होते हैं इनकी जो लोब होती है वो अक्षों पर होती है। इनकी लोब अक्षों पर होती है। इन दोनों ऑर्बिटलों की लोब जो होती है ना वो अक्षों पर होती है। अब क्योंकि अष्टफलकीय यौगिक में जो लिगैंड होता है ना वो अक्षों पर आते हैं, अक्षों पर आकर के वो लिगैंड से जुड़ते हैं। तो क्योंकि इनकी लोब अक्षों पर होती है तो लिगैंड के और इन ऑर्बिटलों के बीच में प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। तो इस वजह से इन दो ऑर्बिटलों की ऊर्जाएं जो होती है ना वो बढ़ जाती है। इनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। और बाकी के जो 3 डी ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, इनकी लोब जो होती है ना वो अक्षों के बीच में होती है। लिगैंड तो अक्षों पर होते हैं और इनकी लोब जो होती है ना, इनकी लोब अक्षों के बीच होती है। मतलब इनकी लोब जो होती है ना लिगैंड से दूर होती है। तो इस वजह से इन तीनों ऑर्बिटलों की जो ऊर्जा होती है वो गोलीय क्रिस्टल फील्ड की औसत ऊर्जा की तुलना में इनकी जो ऊर्जा है वो घट जाती है। तो इस प्रकार अष्टफलकीय संकुल में लिगैंड इलेक्ट्रॉनों और जो धातु इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके प्रतिकर्षण के फलस्वरूप डी ऑर्बिटलों की अपभ्रष्टता समाप्त हो जाती है। मतलब इनकी अपभ्रष्टता समाप्त हो जाती है और 2 उच्च ऊर्जा के
Eg कक्षकों और 3 निम्न ऊर्जा के T2G कक्षकों के 2 समुच्चय बन जाते हैं, 2 सेट बन जाते हैं। इसी को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड विपाटन या डी ऑर्बिटलों का विपाटन। मतलब लिगैंड की निश्चित ज्यामिति में उपस्थिति से समान ऊर्जा के डी कक्षकों का 2 विभिन्न ऊर्जा के समूहों में बंटना कहलाता है क्रिस्टल फील्ड विपाटन। और ये जो 2 समुच्चय बनते हैं डी ऑर्बिटलों के, ये उच्च ऊर्जा के 2 ऑर्बिटल है, ये निम्न ऊर्जा के 3 T2G ऑर्बिटल है। जो उच्च ऊर्जा के ऑर्बिटल होते हैं इन्हें Eg कक्षक बोलते हैं, जो 3 निम्न ऊर्जा के कक्षक होते हैं उन्हें T2G कक्षक कहते हैं। और इनकी जो ऊर्जाओं का अंतर होता है उसे डेल्टा O के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसे क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा कहते हैं। इन दोनों समुच्चयों की या दोनों सेटों की ऊर्जाओं का जो अंतर होता है उसको क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा कहते हैं। इन 2 कक्षकों की ऊर्जाओं में 3/5 डेल्टा O, ये ऑक्टाहेड्रल को प्रदर्शित करता है। 2 कक्षकों की ऊर्जाओं में 3/5 ये क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा है, इसकी इतनी वृद्धि होती है। और 3 कक्षकों की ऊर्जाओं में 2/5 डेल्टा O इसकी कमी होती है। और ये जो समान ऊर्जा के कक्षक है इनका जो ऊर्जा स्तर है इसको कहते हैं बैरीसेंटर। 2 कक्षकों की ऊर्जाओं में इतनी ऊर्जा की वृद्धि होती है और 3 कक्षकों की ऊर्जाओं में इतनी ऊर्जा की कमी होती है। जो वृद्धि और अंतर जो होता है ना, ये ऊर्जाओं में अंतर और ऊर्जाओं में वृद्धि और जो कमी होती है इन दोनों का मान बराबर होता है। इस प्रकार अष्टफलकीय क्रिस्टल फील्ड में डी कक्षकों का विपाटन होता है। जो डी कक्षक होते हैं ना वो 2 सेटों में टूट जाते हैं। 2 उच्च ऊर्जा के Eg कक्षक होते हैं और 3 निम्न ऊर्जा के T2G कक्षक होते हैं। तो ये बात हुई अष्टफलकीय उपसह संयोजन सत्ता में क्रिस्टल फील्ड विपाटन या स्प्लिटिंग। और आगे देखेंगे आप चतुष्फलकीय उपसह संयोजन सत्ता में जो क्रिस्टल फील्ड का विपाटन होता है ना वो इसका उल्टा होता है। क्रिस्टल फील्ड विपाटन डेल्टा O, क्रिस्टल फील्ड विपाटन डेल्टा O के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्रिस्टल फील्ड विपाटन डेल्टा O लिगैंड और धातु आयन पर विद्यमान आवेश से उत्पन्न क्षेत्र पर निर्भर करता है। कुछ लिगैंड प्रबल क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जिससे डी ऑर्बिटलों का विपाटन अधिक होता है और कुछ लिगैंड दुर्बल क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जिससे डी ऑर्बिटलों का विपाटन कम होता है। सामान्यतः विभिन्न लिगैंडों को उनकी बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता के क्रम में एक श्रेणी के रूप में व्यवस्थित किया गया है और इस श्रेणी को कहते हैं स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। ये विभिन्न लिगैंड है, इनकी बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता के क्रम में इनको रखा गया है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये लिगैंड प्रबल क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस श्रेणी में ये सबसे प्रबल लिगैंड है, उससे दुर्बल लिगैंड फिर ये है। तो विभिन्न लिगैंडों को उनकी बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता के क्रम में इस प्रकार से एक श्रेणी के रूप में उनको व्यवस्थित किया गया है और ये श्रेणी क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी।
यह श्रेणी विभिन्न लिगेंडों के साथ बने संकुलों द्वारा प्रकाश के अवशोषण पर आधारित प्रायोगिक तथ्यों द्वारा निर्धारित श्रेणी है। अब देखते हैं अष्टफलकीय उपसह संयोजन सत्ता में उपस्थित धातु परमाणु के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होता है। जो ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है उसमें जो धातु आयन होता है उसमें उसके डी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है। हम जानते हैं कि अष्टफलकीय उपसह संयोजन सत्ता में जो डी ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल 3 निम्न ऊर्जा के कक्षकों में और 2 उच्च ऊर्जा के कक्षकों में लिगेंड के प्रभाव से ये विपाटित हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। जो 3 निम्न ऊर्जा के कक्षक होते हैं इनको T2G कक्षक कहते हैं और जो 2 निम्न ऊर्जा के कक्षक होते हैं उनको EG कक्षक कहते हैं। तो इस प्रकार से लिगेंड के प्रभाव से ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी में डी कक्षकों का विपाटन इस प्रकार से होता है। कक्षकों के 2 सेट बन जाते हैं। एक सेट होता है 3 निम्न ऊर्जा के कक्षकों का जिनको T2G कक्षक कहते हैं और 2 कक्षक होते हैं अधिक ऊर्जा के जिनको EG कक्षक कहते हैं। और ये कक्षक कौन से होते हैं? DXY, DY, DYZ और ये DXZ। और ये कौन से होते हैं अधिक ऊर्जा के? ये DX² - Y², ये DZ² अधिक ऊर्जा के कक्षक। अब देखते हैं इनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होता है। इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुंड के नियम के अनुसार होता है। पहले इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के कक्षकों में भरते हैं, है ना। देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। यानी कि जब 3 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तो विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ये होता है T2G और इसमें ये 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉनों का विन्यास, 3 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरते हैं। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां भी आ सकता है, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां भी आ सकता है। तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा? वो यहां पर युग्मित होगा या वो उच्च ऊर्जा के ये जो EG कक्षक है इनमें जाएगा। ये 2 कंडीशन पर निर्भर करता है। पहले, यदि विपाटन ऊर्जा डेल्टा O का मान P जो होती है ना, P युग्मन ऊर्जा होती है। P कहते हैं युग्मन ऊर्जा, पेयरिंग एनर्जी, है ना। युग्मन ऊर्जा किसे कहते हैं? युग्मन ऊर्जा कहते हैं किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन को युग्मित होने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कहलाती है उसकी युग्मन ऊर्जा, युग्मन ऊर्जा P। अच्छा, यदि डेल्टा O यानी कि विपाटन ऊर्जा का मान कम है युग्मन ऊर्जा से, या कहें युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा है विपाटन ऊर्जा से, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो EG कक्षक में भरते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? इसमें आएगा, यानी कि चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये प्राप्त होगा। देखो, ये हो जाएगा T2G और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। विन्यास होगा T2G, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और EG में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस G को यहां पर सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखते हैं EG1। तो ये विन्यास होता है। तो ऐसे लिगेंड
जिनके लिए डेल्टा ओ का मान कम होता है युग्मन ऊर्जा से, ऐसे लिगेंड कहलाते हैं वीक फील्ड लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं, जिनके लिए युग्मन ऊर्जा का मान अधिक होता है। ये जो विपाटन ऊर्जा इसका मान कम होता है, तो ये लिगेंड कहलाते हैं वीक फील्ड लिगेंड। और ये लिगेंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, उच्च स्पिन संकुल बनाते हैं। और यदि विपाटन ऊर्जा डेल्टा ओ का मान ज्यादा है युग्मन ऊर्जा से, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, चौथा इलेक्ट्रॉन फिर वो इसमें आता है। चौथा इलेक्ट्रॉन यहां ना भर करके, अगर डेल्टा ओ विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा के मान से अधिक है ना, मतलब युग्मन ऊर्जा का मान कम है, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर इसमें भरता है, चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें आता है। यानी कि फिर विन्यास क्या होता है, T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये विन्यास होता है। तो ऐसे लिगेंड जिनके लिए डेल्टा ओ का मान युग्मन ऊर्जा P के मान से अधिक होता है, ऐसे लिगेंड कहलाते हैं प्रबल लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं, जिनके लिए डेल्टा ओ का मान यानी कि विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से अधिक होता है। तो ऐसे लिगेंड कहलाते हैं प्रबल क्षेत्र लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और ये लिगेंड, इस प्रकार के लिगेंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इस प्रकार के ये जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है ना, जैसे ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गया। और जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो इस बात पर निर्भर करता है कि डेल्टा ओ का मान युग्मन ऊर्जा से कम है या ज्यादा है, उसी के अनुसार इलेक्ट्रॉन T2G में और या Eg कक्षकों में भरता है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने पढ़ा अष्टफलकीय उपसह संयोजन सत्ता में डी कक्षकों का विपाटन किस प्रकार से होता है। लिगेंड के प्रभाव से उपसह संयोजन सत्ता में ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो डी ऑर्बिटल होते हैं, समान ऊर्जा के जो डी ऑर्बिटल होते हैं ना, वो 3 तो निम्न ऊर्जा के T2G कक्षकों में और 2 उच्च ऊर्जा के Eg कक्षकों में वो विपाटित हो जाते हैं। यानी कि जो ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है उसमें 3 निम्न ऊर्जा के कक्षक बनते हैं और 2 उच्च ऊर्जा के कक्षक बनते हैं। अब हम देखते हैं चतुष्फलकीय उपसह संयोजन सत्ता में क्रिस्टल फील्ड विपाटन। मतलब जो चतुष्फलकीय उपसह संयोजन सत्ता जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जो होता है ना, वो 4 लिगेंड के द्वारा घिरा होता है, उसमें जो समान ऊर्जा के डी कक्षक होते हैं, 5 जो समान ऊर्जा के ये डी ऑर्बिटल है, समान ऊर्जा के डी ऑर्बिटलों को समभ्रंश ऑर्बिटल भी कहते हैं, डी जेनरेट ऑर्बिटल भी इनको कहते हैं। इनका विपाटन चतुष्फलकीय उपसह संयोजन सत्ता में डी कक्षकों का जो विपाटन होता है वो अष्टफलकीय उपसह संयोजन सत्ता में डी ऑर्बिटलों के विपाटन के ठीक विपरीत होता है। देखो, अष्टफलकीय उपसह संयोजन सत्ता में तो 3 निम्न ऊर्जा के कक्षक बनते हैं, है ना,
और 2 उच्च ऊर्जा के कक्षक बनते हैं, जबकि चतुष्फलकीय उपसहसंयोजन सत्ता में 2 निम्न ऊर्जा के और 3 उच्च ऊर्जा के कक्षक बनते हैं। डी कक्षकों के विपाटन से चतुष्फलकीय उपसहसंयोजन सत्ता में डी कक्षकों के विपाटन से ये जो 2 कक्षकों के सेट बनते हैं, इनके लिए जी सबस्क्रिप्ट का प्रयोग नहीं किया जाता। इनको जिनकी ऊर्जा अधिक होती है उन्हें T2 कक्षक कहते हैं, जिनकी ऊर्जा कम होते हैं उनको ई कक्षक कहते हैं। इनके लिए जी सबस्क्रिप्ट का उपयोग नहीं किया जाता। जो जी सबस्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है वो अष्टफलकीय और जो वर्ग समतली संकुल होते हैं उनके लिए किया जाता है, क्योंकि अष्टफलकीय और वर्ग समतली संकुलों में समरूपता केंद्र होता है। ये जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं इनमें ऊर्जा स्तरों के लिए जी सबस्क्रिप्ट का उपयोग नहीं करते, क्योंकि चतुष्फलकीय संकुलों में समरूपता केंद्र नहीं होता। अच्छा देखो, ये जो डी कक्षक होते हैं, समान ऊर्जा के जो 5 डी कक्षक होते हैं चतुष्फलकीय उपसहसंयोजन सत्ता में, इनका विपाटन अष्टफलकीय उपसहसंयोजन सत्ता के बिल्कुल विपरीत होता है। इनमें 3 अधिक ऊर्जा के कक्षक बनते हैं, 2 कम ऊर्जा के कक्षक बनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं, चतुष्फलकीय संकुलों में चतुष्फलकीय व्यवस्था किस प्रकार से होती है, ये इस प्रकार से होती है। चतुष्फलकीय व्यवस्था इस प्रकार से होती है। ये जो 4 ये यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को मानिए, यहाँ पर इन 4 लिगैंड को मानिए। ये जो 4 लिगैंड होते हैं ना चतुष्फलकीय संकुलों में, जो 4 लिगैंड होते हैं ना, ये अक्षों पर जो XYZ एक्सिस होती है उन पर विद्यमान नहीं होते, और जो DXY, DYZ और DXZ कक्षक होते हैं इनकी जो लोब होती है वो भी XYZ अक्षों पर नहीं होती, उनके बीच में होती है। और ये जो चतुष्फलकीय उपसहसंयोजन सत्ता होती है उनमें लिगैंड भी अक्षों के बीच में स्थित होते हैं, अक्षों पर स्थित नहीं होते। इसलिए लिगैंड के और ये जो 3 कक्षक होते हैं जिनकी लोब XYZ अक्षों के बीच में होती है, जहां पर लिगैंड आते हैं चतुष्फलकीय संकुलों में, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। इसलिए 3 कक्षकों की ऊर्जाएं जो होती है ना वो अधिक हो जाती है। और ये जो X2, Y2, DZ स्क्वायर ऑर्बिटल होते हैं ना, इनकी लोब जो होती है ना XY और Z अक्षों पर होती है, तो और लिगैंड होते हैं अक्षों के बीच में, तो इसलिए इनके बीच में, इन डी ऑर्बिटलों के बीच में और लिगैंडों के बीच में प्रतिकर्षण बहुत कम होता है, तो इनकी ऊर्जा कम हो जाती है। तो इसलिए चतुष्फलकीय उपसहसंयोजन सत्ता में डी कक्षकों का विपाटन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ठीक विपरीत होता है। 3 जो अधिक ऊर्जा के कक्षक होती हैं उनकी ऊर्जा में 2/5 डेल्टा टी की ऊर्जा के बराबर वृद्धि होती है, और 2 कक्षकों में 3/5 डेल्टा टी ऊर्जा के बराबर कमी होती है। और ये यहां से लेकर के ये कहलाती है विपाटन ऊर्जा। मतलब चतुष्फलकीय संकुल में ये विपाटन ऊर्जा होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखो हमने पढ़ा कि जो अष्टफलकीय उपसहसंयोजन सत्ता होती है उसमें डी ऑर्बिटलों का विपाटन किस प्रकार से होता है, और जो चतुष्फलकीय उपसहसंयोजन सत्ता होती है उसमें
डी कक्षकों का भी गठन किस प्रकार से होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।